ऐसे में मिनाब की वह सुबह जो कभी पूरी नहीं हुई, आप सबके सामने मैं लेकर आई हूँ। आपको बता दूं 28 फरवरी 2026 की सुबह ईरान के हॉर्मुज़ोंग प्रांत के छोटे से शहर मिनाब में एक आम सुबह थी। सूरज रोज की तरह निकला था, लेकिन गलियों में बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। स्कूल की घंटी बजने से पहले बच्चियां अपने किताबें अ, किताबें को सीने से लगाए अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए बोलते हुए स्कूल की ओर बढ़ रही थी। और किसी को नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी पल होगा, यह उनकी जिंदगी का आखिरी सुबह होने वाला है। किसी माँ ने यह नहीं सोचा था कि वह अपनी बेटी को स्कूल भेजकर आखिरी बार देख रही है। इनफैक्ट किसी के पिता ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि स्कूल की छुट्टी के बाद बेटी घर नहीं लौटेगी, बल्कि उसका नाम मृतकों की सूची में लिखा जाएगा। तो वाकई में ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी। ऐसे में 28 फरवरी 2026 की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप सब भी इस खबर से वाकिफ होंगे तो आपको पता होगा कि वो कितनी दिल दहला देने वाली खबर थी और कैसा मंजर था। ऐसे में अगर आप अब तक इसके बारे में, इस केस के बारे में अवगत नहीं है, तो यू गाइस डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि बिंदास भारत हमेशा से आपके लिए ऐसी खबरें ही लेकर आता है जिससे आपको वो जागरूक कर सके, जिससे आपकी वो आंखें खोल सके, अवेयर कर सके और अवेकन कर सके। ऐसे में मैं आपके सामने मिनाब की पूरी दास्तां लेकर आई हूँ कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ हुआ था और कैसे कैसे बच्चों के साथ क्या कुछ हुआ और क्या कुछ झेलना पड़ा उन मासूम बच्चों को। वैसे में स्कूल जहां भविष्य बनता है, कब्र नहीं, इस पर बातें कर लेते हैं। मिनाब का यह स्कूल शाजारह तैयब गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोई सैन्य अड्डा नहीं था, यह कोई हथियारों का गोदाम नहीं था। यह सिर्फ एक स्कूल था, एक ऐसी जगह जहां 7 से 12 की साल की जो बच्चियां थी वो पढ़ना लिखना और सपने देखना सीख रही थी। ऐसे में दीवारों पर रंगीन चार्ट लगे हुए थे, ब्लैक बोर्ड पर अधूरी लिखावट थी और बैग्स में देखा जाए तो आधी खाई हुई टिफिन थी। वही यहीं से वह जगह थी जिसे कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल दिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग और बहुत ही ज्यादा खौफनाक मंजर था। मिसाइल और कुछ सेकंड में खत्म हो गया सब कुछ। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दूं कि सुबह लगभग 10:45 पर एक जोरदार धमाका हुआ। पहले किसी को समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली क्या हुआ है। फिर धूल का गुब्बारा उठा, आग की लपटें दिखी और चीखें हवा में गूंजने लगी। एक मिसाइल जो कथित तौर पर पास में मौजूद सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने के लिए दागी गई थी, सीधे स्कूल परिसर पर जा गिरी और उसके बाद करीब, आपको बता दूं कि कुछ ही सेकंड के अंदर स्कूल की पूरी छत ढह गई। इनफैक्ट दीवारें गिर पड़ी, क्लासरूम जहां अभी कुछ पले पहले बच्चियां बैठी थी, हंस रही थी, खेल रही थी, अब वही पूरी तरीके से कब्र बन गया। बहुत ही खौफनाक मंजर था और शायद हम कहीं ना कहीं ये मंजर इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि जिन पर बीतती है उन्हें ही समझ में आता है कि क्या कुछ उन्होंने सहा है, कि किस तरीके से एक क्लासरूम जो है जिसमें बच्चे थे वो कुछ ही सेकंड में एक कब्रगाह बन चुका था। आगे बात करती हूँ कि बच्चियां जिनके पास बचने का कोई मौका नहीं था उनके साथ क्या हुआ। तो जो बच्चियां पहले बेंच पर बैठी थी उन्हें उठने तक का समय नहीं मिला दोस्तों। जो आखिरी बेंच पर थी वो फिर भी सुरक्षित नहीं रही। छोटे छोटे शरीर मलबे के नीचे दब गए, किताबें खून से सनी हुई मिली, जूते, बालों की रिबन, स्कूल बैग, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। कुछ बच्चियां इतनी छोटी थी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये धमाका क्या है। वे डर के मारे रोई होंगी, अपनी टीचर के को पुकारा होगा, लेकिन जवाब देने वाला उस वक्त कोई भी नहीं था उस मलबे के सिवाय। आप सभी को बता दूं कि बहुत ही दर्दनाक मंजर था जो उस मिनाब स्कूल में बीता, उन मिनाब स्कूल की बच्चियों पर बीता, जो कि एक सपने के साथ, एक ख्वाब के साथ स्कूल गई थी, अपने दोस्तों के साथ पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि ये दिन आखिरी दिन होगा उनकी जिंदगी का।
तो बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक मंजर था। अब ऐसे में मैं ये चाहूंगी कि मेरे जितने भी लाइव ऑडियंस हैं, आप सभी ध्यान से इस पूरी चीजों को सुने, साथ ही साथ आप इस पर रिस्पॉन्ड करते रहें। अगर आपके पास इसके से जुड़ा हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी ओपिनियन है, आप जरूर लिखते रहें। माँ बाप की चीखें जो किसी ने नहीं सुनी। बात की जाए धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के जो लोग हैं स्कूल की तरफ दौड़े। कुछ ही मिनटों में वह माँ बाप की भीड़ जमा हो गई वहां पर। कोई अपनी बेटी का नाम चिल्ला रहा था, कोई मलबा हटाने की कोशिश कर रहा था, कई माएं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, तो कुछ पिता अपनी ही उंगलियों से पत्थर हटाने लगे, क्योंकि उनके पास ना कोई औजार था ना समय। हर कोई सिर्फ एक ही चीज चाहता था, अपनी बच्ची को जिंदा निकालना। लेकिन ज्यादातर को सिर्फ और सिर्फ उसके बदले उनकी बच्ची नहीं बल्कि उनकी लाशें मिली। कितना ज्यादा वेल मिसहैपनिंग था ये, बहुत ही ज्यादा नुकसान जो उन्होंने झेला है वो शायद उसे रिकवर करना भी शायद पॉसिबल भी नहीं है। आप सभी को बता दूं कि रेस्क्यू बहुत देर से चलता रहा, पर रिपोर्ट्स बताती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मुश्किलें आई। भारी मशीनें देर से पहुंची, कई घंटों तक लोग अपने हाथों से ही मलबा हटाते हुए नजर आ रहे थे। हर बार कोई बच्ची बाहर निकाली जाती, भीड़ में सन्नाटा सा छा जाता उस वक्त, क्योंकि ज्यादातर मामलों में देखा जाए तो वह जिंदा नहीं होती, क्योंकि उनकी लाशें ही बाहर निकल रही थी। कुछ बच्चियां गंभीर रूप से घायल मिली, जिनके शरीर पर छर्रे लगे हुए थे, सिर फटा हुआ था और सांसें बहुत ही ज्यादा धीमी चल रही थी। इतना ही बोलना चाहूंगी दोस्तों कि शायद आप मेरे शब्दों के जरिए उस मंजर को इमेजिन कर पा रहे होंगे जो कि उन पर बीती है और जो उन बच्चियों पर बीती होगी। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके। सो आप शायद उस मंजर को इमेजिन कर पा रहे होंगे जो इन बच्चियों पर बीती होगी उस वक्त, उनके माँ बाप पर बीत रही होगी। आपको बता दूं कि जिन सिर फटा हुआ, सांसें बहुत धीमी चल रही थी, हर बच्चे के कहीं ना कहीं अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं उनके लाशें ही मिल रही थी। मौतों के आंकड़े पर हम एक बार बात कर लेते हैं, तो मौतों का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। ईरानी मीडिया और राहत एजेंसियों के अनुसार इस हमले में लगभग 150 से भी ज्यादा बच्चियों और स्टाफ की मौत का दावा किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स यह संख्या 165 या उससे भी अधिक बताती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है कि बच्ची की मौत जायज ठहराई जा सकती है? क्या इन मासूम बच्चियों की मौत वाकई में जायज ठहराई जा सकती है? आप मुझे लिखकर बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी घटना पर। इनफैक्ट क्या एक भी स्कूल की तबाही होना किसी भी सैन्य तर्क से सही ठहराया जा सकता है? बहुत बड़ा लॉस हुआ है अब तक का, ऐसे में देखा जाए तो खिलौने और किताबें जो कि अब वो कभी इस्तेमाल नहीं होंगी। आप जरा उस मंजर को सोच कर देखिए। रेस्क्यू के बाद जब मलबा साफ हुआ तो जो चीजें बाहर आई वे किसी भी इंसान का दिल तोड़ देने वाला था और उसके लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। स्कूल बैग जिन पर कार्टून बने हुए थे, नोटबुक जिन पर बच्चों ने अपना नाम लिखा था, कुछ टिफिन बॉक्स जिनमें खाना भी रखा था, और यह सब देखकर साफ हो गया कि ये बच्चियां किसी युद्ध का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आई थी, अपने सपने बुनने आई थी। लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या मिला और उनके साथ क्या हो गया? ऐसे में अगर कोलैटरल डैमेज या खुला युद्ध अपराध पर बात करें तो हमले के बाद अमेरिका और इजराइल की ओर से कोई सीधी स्वीकृति नहीं आई है। विश्लेषकों और समर्थकों ने इसे कोलैटरल डैमेज बताया है। इनफैक्ट कहा गया है कि स्कूल के पास एक सैन्य ठिकाना था, लेकिन क्या अंतरराष्ट्रीय कानून अब यह इजाजत देता है कि आप एक सैन्य लक्ष्य के नाम पर पूरे के पूरे स्कूल को उड़ा दें? ऐसे में यहां पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जिनेवा कन्वेंशंस साफ ये कहती है कि स्कूल और बच्चों को विशेष
सुरक्षा दी जानी चाहिए। अगर यह सच है कि हमला जानते बूझते हुए किया गया है, तो यह सिर्फ गलती नहीं बल्कि ये युद्ध नहीं, अपराध की श्रेणी में आता है। अगर जिन्होंने हमला किया है और अगर वो जानते थे कि वो एक सैन्य ठिकाने पर नहीं बल्कि एक स्कूल पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी का और सबसे बड़ा अपराध किया है दोस्तों। अब आखिरकार इस पर चुप दुनिया क्या बोलती है, इस पर हम बात करेंगे, इसे रिएक्ट करती है। इस घटना के बाद लगातार दुनिया की प्रतिक्रियाएं बेहद ही ज्यादा सीमित रही है। कुछ बयान ये आए हैं कि कंसर्न जताया जा रहा है इस केस पर, लेकिन जिस स्तर की निंदा होनी चाहिए थी वह एक्चुअली नहीं दिख रही है। जो इन बच्चियों के साथ हुआ, उस पर सवाल उठने चाहिए थे, एक्चुअली वो नहीं नजर आ रहा है। अगर यही घटना किसी यूरोपीय देश में होती तो क्या प्रतिक्रियाएं इतनी ही ठंडी होती? क्या बच्चों की जान की कीमत देश देखकर तय होता है? कहीं ना कहीं क्योंकि ये ईरान था, इस वजह से ये एक छोटा देश है, इस वजह से अब लोग अपनी सहानुभूति नहीं पेश कर रहे हैं या सहानुभूति नहीं दिखा रहे। दैट इज रियली डिस्कस्टिंग। क्या बच्चियों की जान की कीमत देश देखकर तय किया जाएगा? तो लगातार अब लोगों से, जनता से यही सवाल है, क्योंकि लोग इस पर कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरी ये एनालिसिस और मेरी ये खबर पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी से लाइक बटन पर लाइक प्रेस कर दें। और अगर आप पहली बार बिंदास भारत पर लाइव आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ईरान का दर्द जिसे अनदेखा फिलहाल किया जा रहा है, हम इस पर बात करते हैं। ईरान में इस हमले के बाद गुस्सा और शोक दोनों ही फैला हुआ है। मिनाब की सड़कों पर मातम पसरा हुआ है, हर घर में कोई ना कोई रो रहा है। यह मामला सिर्फ एक स्कूल पर नहीं बल्कि पूरे समाज की आत्मा पर एक बहुत बड़ा हमला है, इनफैक्ट। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देखा जाए तो ईरान के दर्द को अक्सर प्रोपोगेंडा कहकर खारिज कर दिया जाता है, और वहीं यह रवैया पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। अब आप सोचें कि आपके देश के लोगों के साथ ऐसी घटना हो और वहीं दूसरा देश ये कह दे कि ये एक प्रोपोगेंडा है, तो कितना ज्यादा बुरा लगेगा या कितना हर्ट होगा। बस ऐसा ही कुछ ईरान के साथ भी हो रहा है, उन बच्चों के साथ हुआ जो कि बेरहमी से उस हमले में मारे गए जिनका कोई कसूर भी नहीं था। ऐसे में युद्ध की शुरुआत और अमेरिका इजराइल की भूमिका की बात करूं तो इस संघर्ष की शुरुआत अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए बड़े पैमाने के हवाई हमलों से हुई है। इन हमलों को देखा जाए तो प्रिवेंटिव स्ट्राइक और सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर जायज ठहराया गया है। वहीं बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी संप्रभु देश पर बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति हमला करना अंतरराष्ट्रीय कानून का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। अमेरिका और इजराइल ने अपने सैन्य और तकनीकी दबदबे के बल पर यह संदेश आप सबको बता दूं कि दिया है कि ताकत ही सबसे बड़ा कानून है। ऐसे में इन्होंने जो हमला किया है, हमला करके अपनी सत्ता और ताकत दिखाने की कोशिश की है ईरान को, यह रवैया इस युद्ध की सबसे खतरनाक नींव बन गया है, जो कि आपको बता दूं कि मिनाब में हुआ। ऐसे में सर्वोच्च नेता की मौत का भी दावा युद्ध को एक नई ऊंचाई लेकर जाएगा। आपको बता दूं, ईरानी मीडिया और क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत होने का दावा किया गया है। अमेरिका और इजराइल ने इस पर चुप्पी साधते हुए यह कह रहा है कि अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह किसी भी आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी और खतरनाक एस्केलेशन मानी जाएगी। किसी देश के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाने केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि सीधे तौर पर शासन व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अराजकता की ओर ढकेलने का एक बहुत बड़ा तरीका माना जा रहा है।